तो भाई देखो, सबसे पहले आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दे देता हूँ कि रॉक ने अपना ऑस्ट्रेलिया का जो घर है, जो उनका मेंशन है, उसको सेल के लिए लगा दिया है और आप जाके इसको खरीद सकते हो। आपको जाना है तो ज़्यादा कुछ प्राइस नहीं है इसका, 150 से 200 करोड़ के बीच है। तो जो जो इंटरेस्टेड है रॉक के घर में, जाके खरीद सकता है। फिर बाद में मौका मिस मत कर देना। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एपिसोड नंबर 199 में। और सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं लोगन पॉल से कि उनकी इच्छा है कि वो हेल इन अ सेल के टॉप से जंप मारें। इम्पॉल से पॉडकास्ट में, अपने खुद के पॉडकास्ट में, लोगन पॉल ये कहते हैं कि मैं तो भैया जितना ऊपर जा सकूं उतना जाने की कोशिश करूंगा। वो थोड़ा सा कहते हैं कि अभी के टाइम में जो मामला है ना, वो थोड़ा सा सेफ हो गया है। पहले चीजें थोड़ी सी खतरनाक होती थी और उनकी ये इच्छा है कि वो हेल इन अ सेल के टॉप पर जाएं और वहां से जाकर जंप करें। और पॉसिबली ये स्पॉट आपको लोगन पॉल के करियर में एक बार जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि लोगन पॉल है बिल्कुल क्रेजी थिंकिंग और माइंडसेट के आदमी जब बात आती है रेसलिंग में कुछ कमाल धमाल की चीजें करने की। और लोगन पॉल ने अगर इसकी इच्छा जता दी है तो डब्ल्यूडब्ल्यू के पास उसका कुंडा तो बार बार जाके खड़काएंगे। और जब वो खड़काएंगे तो फिर शायद डब्ल्यूडब्ल्यू एग्री भी कर लेगी इस बात को लेके। लेकिन सारे जो प्रोटोकॉल सेफ्टी जो मेजर्स हैं उसको लेने के बाद अब ये अपोनेंट होगा कौन फिर लोगन पॉल के अगेंस्ट में। अगर कुछ दिमाग में है कि हेल इन अ सेल के हिसाब से आपके लिए कौन सी एक परफेक्ट फिट लग रही है जो कि लोगन पॉल का ओपोनेंट बनेगा और मजा आएगा, तो वो बात आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एज के बारे में हम लोग बात करते हैं तो ये मैंने आपको बताया था कि शेमस के साथ उनका जो स्मैकडाउन के एपिसोड में मैच है वो हो सकता है उनका आखिरी मैच, और उसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ऐसा हो सकता है वाला भी बहुत ज्यादा चांसेस में, क्योंकि जो उनके खुद के ट्रेनर है उन्होंने कहा कि ये एज का लास्ट मैच होगा। अब गाइस इसके बारे में आपको बताता हूं कि ये जो रिपोर्ट आई है इस पर थोड़ी सी अगर मैं आपको क्लैरिटी दूं तो क्योंकि एज को ऐसा लगता है कि अभी उनको टोरंटो में मैच करने का मौका मिल रहा है, उनके घर में मैच करने का मौका मिल रहा है, और हो सकता है ये मौका आसपास ना आए तो बाद में जाके हो सकता है ये इतना देर हो जाए कि एज फिर जाके अपनी फुल कैपेबिलिटी के साथ उस मैच को ना कर पाए। इस वजह से एज ऐसा कर रहे हैं या करना चाहते हैं कि वो अपना रिटायरमेंट मैच करें शेमस के साथ में। और देखो, मैं तो इसके बारे में कोई कॉमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि अगर एज को ऐसे लगता है कि उनको रिटायर होना चाहिए, वो उनको बेस्ट चीज लग रही है उनके लिए, तो आई थिंक वो लास्ट टाइम जो उनको फोर्सफुली रिटायर होना पड़ा था उससे तो बहुत ज्यादा बेटर है। तो मैं तो यही बोलूंगा कि एज जो चाहते होंगे खुशी में हमको खुश हो जाना चाहिए। एंड हु नोज, आपको लास्ट टाइम ही एज रेसल करते हुए दिखाया दें शेमस के अगेंस्ट ऑन स्मैकडाउन इन हिज होम टाउन। एले नाइट के बारे में हम लोग बात करते हैं तो एले नाइट ने एक ऐसी चीज को पॉइंट आउट किया जो कि हर कोई ये तो बात कर रहा है कि भाई एले नाइट का क्या नाम हो रहा है भाई साहब, हर तरफ वो छाया हुआ है। रोमन रेंज को भी उसने रिकॉर्ड्स में पीछे छोड़ा हुआ है, मतलब जिस समय टॉप का बंदा चल रहा है। तो एले नाइट इसके बारे में ये बोलते हैं, अगर तुम ध्यान दोगे तो मैं लास्ट अक्टूबर में ही आया हूं इस पूरे सीन में, और मैंने तो इससे पहले ऐसा होते हुए नहीं देखा कि आउट ऑफ नोवेयर इतना इंटेंस राइज किसी सुपरस्टार को मिल रहा है जैसा मुझे फैंस दे रहे हैं। और इसके लिए वो थैंक यू भी करते हैं सारे डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्स का। तो भाई बम्प के शो पर आकर उन्होंने बात बोली और ये चीज नोटिस नहीं करी वैसे ज्यादा लोगों ने। ऐसा लग रहा है, मतलब यूजुअली ऐसा किस सुपरस्टार के साथ होता है जो ऑलरेडी भाई मिड कार्ड में 3-4 साल घिस चुका है, अच्छे अच्छे मैचेस दे चुका है। लेकिन एले नाइट को मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा लकी बोलूंगा, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू से बाहर का सीन तो उनका बहुत स्ट्रांग है, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू का सीन उतना स्ट्रांग नहीं था जिस हिसाब से उनको रिएक्शन मिल रहा है। बट किसी किसी बंदे का लक साथ चलता है, और लक के टाइम पर डब्ल्यूडब्ल्यू में कह रही चौका मार दो भाई। जब लोहा गर्म है तो उस पर हथौड़ा नहीं मारोगे तो फिर मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। बट रेसलमेनिया की तरफ लीड करते हुए हो सकता है कुछ बड़ी चीज की तरफ फाइनली एले नाइट की डब्ल्यूडब्ल्यू की स्टोरी लाइन में शुरुआत भी हो जाए। कोडी रोड्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो भाई कोडी रोड्स ने एक ऐसी स्टेटमेंट दी है जो कि अगर आप सुनोगे तो आपको लगेगा कि ये बंदा अब और क्या करने वाला है। कोडी रोड्स ये कहते हैं कि अभी उनके करियर की सबसे बड़ी पॉप आनी बाकी है। इसका मतलब कि अभी वो कह रहे हैं कि अभी एक सबसे बड़ा मूवमेंट उनके डब्ल्यूडब्ल्यू करियर का इंतजार कर रहा है। अभी तक जो हमने देखा एक डेढ़ दो साल के अंदर, एक साल ही हुआ है वैसे तो, एक डेढ़ साल के अंदर जो भी उन्होंने किया है कोडी रोड्स ने वो इतना अच्छा है कि भाई इतना अचीव नहीं कर पाता कोई सुपरस्टार। और क्या कोडी रोड्स कुछ हिंट कर रहे हैं कि उनकी वो जो पॉप है वो किस सुपरस्टार के अगेंस्ट आ सकती है, किसके अगेंस्ट उनको चाहिए जब वो चैंपियनशिप जीतेगा? बाकी आपको इसके बारे में क्या लगता है? क्या कोडी रोड्स की तगड़ी वाली पॉप अभी आनी बाकी है, और है तो किसके अगेंस्ट में? यहाँ पे लोगन पॉल का जो पॉडकास्ट है इम्पल्सिव वाला, आपको पता हो काफी पॉपुलर है, काफी सारे जो सुपरस्टार्स वगैरह वो यहाँ पर आते ही रहते हैं। तो एमजेएफ ने भाई पूरा एक ट्वीट ही मार दिया इम्पल्सिव पॉडकास्ट में आने के लिए। आप उनका पूरा ट्वीट देख सकते हो जहाँ पर वो बता रहे हैं कि कैसे वो शो पर आना चाहते हैं, इम्पल्सिव पॉडकास्ट पे आना चाहते हैं, और एक तरीके का क्रॉस ओवर हो सकता है। इस ट्वीट ने बहुत ज्यादा आग पकड़ी है ट्विटर पे। अगर आप देखो तो 2 मिलियन इस पर इंप्रेशन है और 23,000 से ज्यादा लाइक्स हैं।
और फैंस इस चीज़ को इसलिए भी इतना पसंद कर रहे हैं क्योंकि AEW के सुपरस्टार है MJF और लोगन पॉल हैं इम्पल्सिव पे जो कि WWE के लिए काम करते हैं, और ये चीज़ होने की पॉसिबिलिटी भी है। और इसके पीछे रीज़न ये है कि क्योंकि इम्पल्सिव पॉडकास्ट लोगन पॉल का है जो कि WWE से लिंक्ड उस तरीके से नहीं है डायरेक्टली कि वो WWE की प्रॉपर्टी है, तो फिर ऐसे में इस बात की पॉसिबिलिटी भी है। और MJF जिस टाइप का बंदा है और इम्पल्सिव पॉडकास्ट जिस तरीके के होते हैं, काफ़ी खुले एकदम, भाई बंदा ओपनली सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहा है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है। बहुत सारी स्टोरीज आने वाले सालों के लिए इस पॉडकास्ट से निकल सकती है अगर ये चीज़ होती है। बाकी देखते हैं, WWE से भी परमिशन तो लेनी पड़ेगी भाई लोगन पॉल को, ऐसा तो नहीं हो सकता चाहे वो उनकी प्रॉपर्टी क्यों ना हो, लेकिन वो खुद WWE की प्रॉपर्टी है इस समय, तो थोड़ा सा पेचीदा है मामला यहाँ पे। पेबैक प्रीमियम लाइव इवेंट की बात करते हैं जो कि WWE का अगला शो होने वाला है, तो इसके बारे में एक अपडेट हमको मिली है कि यहाँ पर WWE एक ट्रिपल थ्रेट मैच प्लान कर रही है। अब मैंने अपना दिमाग दौड़ाने की कोशिश करी इस ट्रिपल थ्रेट मैच के बारे में, जब मैं सोच रहा हूँ तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो ट्रिपल थ्रेट मैच क्या ये ब्लड लाइन से रिलेटेड है या फिर वो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप से रिलेटेड है। सेथ रॉलिंस और नाकामुरा, हमको लग रहा है शायद कोई एक और सुपरस्टार इसमें आ सकता है, या फिर ये जो रोमन रेंज से रिलेटेड मामला कहीं वो तो नहीं है, बट रोमन रेंज तो पेबैक में शायद आएंगे नहीं, उसकी कोई पॉसिबिलिटी लग नहीं रही है। तो पता नहीं कौन सा ये एक ट्रिपल थ्रेट मैच WWE प्लान कर रही है। अगर आपको कुछ स्पेकुलेट करना तो आप बता सकते हो कॉमेंट सेक्शन में। जैसे इस चैनल पर बात होती है रेसलिंग के बारे में, हमारा एक क्रिकेट का चैनल भी है जहाँ पर हम क्रिकेट के बारे में बात करते हैं, कुछ फनी वे में स्क्रिप्ट राइट करके उसका एडिटिंग वगैरह सब कुछ होती है, तो उस चैनल को भी आप लोग जरूर चेकआउट करना। रिसेंट वीडियो हार्दिक पांड्या के ऊपर है, तो उसको जाकर भी आप लोग देख सकते हो। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ। और कई बार देखो ब्रूटल और हार्श होना पड़ता है, और इसके बारे में मैं पूरा हूँ। लेसी एवंस WWE कंपनी में नहीं है, वो WWE कंपनी से निकाली जा चुकी है, उनको रिलीज कर दिया है। ये पहले रूमर्स चल रहे थे, अब WWE ने अपने अलमनाई सेक्शन के अंदर उसको डाल दिया। इसका मतलब कि लेसी एवंस WWE का पार्ट नहीं है। अब बहुत सारे लोग, यूजुअली मैं ऐसा बोलता नहीं हूँ, वैसे तो भाई किसी भी बंदे की जॉब जानी नहीं चाहिए, लेकिन लेसी एवंस का कुछ हो नहीं रहा था WWE में। यही सिमिलर थिंकिंग मेरी वाइकिंग रेडर्स को लेकर भी है, उनका भी कुछ नहीं होता। तो अगर कोई सुपरस्टार का भला नहीं हो रहा उस जगह में और वो किसी का स्पॉट तो ले रहा है, तो उसकी जगह कोई नया बंदा आना चाहिए। तो मैं बहुत रेयरली ऐसा बोलता हूं, बट आई थिंक लेसी एवंस का WWE से जाना सही है, क्योंकि वैसे भी उनके साथ कुछ नहीं हो रहा था। और सबसे बड़ी बात, फैंस भी उनमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। WWE ने हर तरीके से इतने सालों में करने की कोशिश कर ली, बट एक भी कोई ऐसा पीक पॉइंट आया नहीं लेसी एवंस का, तो अब उनको जो है WWE कंपनी से निकाल दिया है। बट यस, उम्मीद तो यही करेंगे उनका WWE से आगे जो भी फ्यूचर है प्रोफेशनल रेसलिंग में या फिर कहीं पर भी हो, वो अच्छा हो। सैमी ज़ेन ने भाई साहब एक बड़ी इंटरेस्टिंग और मस्त बात रिवील करी। उन्होंने एक्चुअल में इस बात को एडमिट किया कि रोमन रेंज के साथ एलिमिनेशन चेंबर में जब मैं हारा था तो मुझे दिल से बुरा लगा था, कि मेरे को बुरा लग रहा था कि मैं अपने होम टाउन में अपने लोगों के सामने, मेरे सारे बंदे बैठे हुए, मैं वहां पर हारा हूं। और इस बात का अंदाजा आप लोग इसी बात से लगा सकते हो कि एलिमिनेशन चेंबर के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहां पर सैमी ज़ेन बहुत ज्यादा लो और डाउन फील कर रहे थे, और ट्रिपल एच ने बाद में आके बोला खुद सैमी ज़ेन को कि भाई क्या कर रहा है तू, इतने टाइम से हमने ब्लड लाइन की इतनी अच्छी स्टोरी दी है, अब यहां पर तेरी स्टोरी का एक तरीके से एंड हुआ है। मतलब वो तो खैर रेसलमेनिया में जाके हुआ जो भी था, लेकिन इस पूरे रोमन और सैमी वाले ड्रामा का एंड हुआ है, तो तुम इतना लोग ऐसे फील कर रहे हो, तुमको भाई थोड़ा सा ऐसा दिखना चाहिए कि तुमने इतना अच्छा कुछ टेलीविजन पर प्रोडक्ट दिया है। तो ट्रिपल एच ने बाद में सैमी ज़ेन को ये बात जाके समझाई थी, लेकिन दिल से सैमी ज़ेन उस मैच को जीतना चाहते थे, और वो ये भी बोलते हैं कि अभी तक उनके लिए रोमन रेंज से वो हारे हैं। इस बात को डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है क्योंकि क्राउड का इतना सपोर्ट था, ऊपर से वो उनके घर में थे। बट यस, सैमी ज़ेन ने इस बात को भी एडमिट किया कि मैं डेफिनेटली वो बंदा नहीं था ये करने के लिए, तो उनको रियलिटी चेक भी है। बट वो होता है ना दिल से कि भाई अरे यार वो मौका छूट गया, तो वो चीज़ सैमी ज़ेन ने एडमिट करी। और ऐसी बातों के लिए सैमी ज़ेन मुझे बहुत पसंद आता है भाई, ओपनली जिस तरीके से वो सारी चीज़ों को बोलते हैं, इस बात को ध्यान में ना रखते हुए कि उसके इम्प्लीकेशंस भी उनके ऊपर कुछ हो सकते हैं। कई बार वैसे बंदे फंस भी जाते हैं इस चीज़ में। अगली स्टोरी ब्लड लाइन की स्टोरी से रिलेटेड है, और जैसे कि हमको पता है कि सोलो सिकोवा और रोमन रेंज का जो मैच है वो फ्यूचर के लिए तो लॉक है ही, ये मैच तो होना ही होना है। बट गाइज, जो ब्लड लाइन के बारे में हमको बात सुनने को मिलती है कि स्टोरी लाइन लंबी चलेगी, वो आपको ये रोमन रेंज और सोलो सिकोवा की इस कहानी से भी समझ में आएगी। जैसे अभी सोलो सिकोवा का रोमन रेंज के साथ मैच होना है, तो उसकी जो प्रॉपर प्लानिंग है वो कुछ इस तरीके से होने वाली है कि सोलो सिकोवा को इंडिविजुअली में भी और ज्यादा बिल्ड किया जाएगा। जैसे अब तक हम सोलो सिकोवा को क्या देखने ब्लड लाइन में, हाँ भैया रोमन के साथ सिर्फ चेला ही है, बट सोलो सिकोवा को इंडिविजुअली भी काफी कुछ दिया जाएगा कि वो स्टेज पर जाकर पहुंचे कि हाँ अब जाके वो रोमन रेंज को चैलेंज कर सकता है। हो सकता है ये चीज रेसलमेनिया से पहले हो जाए या रेसलमेनिया के बाद भी, क्योंकि अब ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन को बॉटम ऑफ थर्ड इनिंग में, तो फिर अब तो आप इसकी उम्मीद लगा सकते हो भाई 2045 तक भी कि ये स्टोरी लाइन चल सकती है आराम से। तो इस तरीके से WWE रोमन रेंज और सोलो सिकोवा का मैच प्लान करेगी, तो अभी काफी आराम से धीरे धीरे मामला चलने वाला है। ज्यादा कोई रश WWE इसके बारे में नहीं कर रही है।
गुंथर ने एक स्टेटमेंट दी है जहां पर वो ये बोलते हैं कि वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के साथ रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने वाले हैं। वो ये कहते हैं कि वो रॉयल रंबल में भी होंगे खुद से इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के साथ, और उसके बाद जाके भाई मैं तो चाहता हूं कि मैं मेन इवेंट में हूं रेसलमेनिया के और इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच हो। ये बात तो कहनी होगी, जब से गुंथर के पास चैंपियनशिप आई है भाई उन्होंने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का लेवल बढ़ाया है, और सेम बात को रिपीट करने का कोई फायदा है नहीं। सिर्फ गुंथर को के अब दिन गिनो आप जब वो बन जाएंगे WWE की हिस्ट्री के लॉन्गेस्ट रेनिंग इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन एवर, और वो चीज होने वाली है जब वो इंडिया में होंगे सुपरस्टार स्पेक्टिकल इवेंट के लिए भारत की सरजमी पे। आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की हम लोग बात करते हैं, और सबसे बड़ा सवाल है कि जे उसो वापस कब आने वाले हैं। जे उसो WWE क्विट करके जा चुके हैं, अलमनाई सेक्शन में WWE उनको डाल चुके हैं, लेकिन सवाल यह है कि भाई बंदा वापस कब आने वाला है। तो गाइज इसकी जो स्ट्रैटेजी जो प्लान है WWE का वो कुछ इस तरीके से होने वाला है कि जे उसो गया है तो वापस तो आएगा नहीं ऐसे ना, अब उसको रोमन लेके आ सकता, क्योंकि भाई रोमन के तो पल्ले से ही गया, वो सोलो से उसका कोई इतना खास नाता है नहीं। पॉल हेमन की बात वो सुनते नहीं है, काफी रिलेशनशिप अजीब से हो गए उनके, जिमी उसो को बजा के जा चुके हैं। तो क्लियर जैसे मैंने आपको बोला था कि कोई और दूसरा ही बंदा होगा जिसमें सबसे बड़ा रूमर नाम रिकिशी है कि वो लेके आएंगे उनको अपनी कंपनी में, मतलब वापस से कंपनी में कि भाई आजा चल, ऐसा नहीं कि वो उनके साथ ज्वाइन करवाने के लिए, बल्कि चल अब मैं भी तेरे साथ हूं इस चीज को लेके। और गाइस इस चीज में लग सकता है थोड़ा सा टाइम, ऐसा इस वजह से क्योंकि जब WWE जे उसो को बाहर बैठा रही है तो अब वो एक्चुअल में ऐसा फील करवाएगी कि जे उसो जा चुका है। ऐसा नहीं होगा कि भाई एक हफ्ते के अंदर ही जे उसो वापस निकल के आ रहे हैं। एक प्लान ये, या फिर दूसरा इस तरीके से भी हो सकता है कि आउट ऑफ नो वेयर जे उसो कहीं से भी उभर के आ जाए। बट गाइस चांसेस ज्यादा इस बात के हैं कि थोड़ा सा ब्रेक हो सकता है, मतलब ऐसे एक आध महीने हो सकता है कि जे उसो WWE कंपनी में ना देखें, ताकि WWE स्टोरी को भी सेल कर सके जो वो जे उसो के लिए दिखा रही है। और उसके बाद जाके क्या होगा उसके बारे में ज्यादा कमेंट करने का फायदा है नहीं, क्योंकि ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन को प्रिडिक्ट करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। स्क्रीन पर अभी आपको पंच शॉट चैनल की वीडियो दिख रही होगी, उसको जाके गाइस आप लोग जरूर देखना। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।